हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। मेरा नाम रजत है और मैंने आईपीएस, एसबीआई, आरआरबी जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, 5 से 12 जनवरी के बीच एसबीआई क्लर्क के प्री कंडक्ट होने हैं। तो अराउंड हमारे पास 10 से 11 दिन ही रिमेनिंग है। तो इन दिनों में हम कैसे बेस्ट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें और कैसे प्री इजीली क्वालिफाई करें, इस बात को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो वीडियो है मैंने 2 पार्ट में बनाई है। पहला जो पार्ट रहेगा वो एसबीआई क्लर्क के प्री की स्ट्रेटजी के बारे में रहेगा और जो सेकंड पार्ट है वो मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में रहेगा। तो प्री की स्ट्रेटजी जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है हमारा। तो बेसिकली ये हमारा एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जो सेक्शन हमारा खुलता है वो है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। तो 35 मार्क्स और 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। सेम क्वांट में भी 35 और 35 मार्क्स 20 मिनट्स। इंग्लिश में कंपैरिजन में कम क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स मिलेंगे। तो इन तीनों सेक्शन में कम से कम 2 सेक्शन तो हमारे अच्छे होने ही चाहिए और एक एवरेज होना चाहिए, तो हम इजीली प्री क्रैक कर पाते हैं। तो ये कैसे जाने कि हमारे सेक्शन की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप कम से कम 2 तरीके के मॉक आप ले लें। मतलब कि जैसे कि बहुत सारे मार्केट में मॉक चल रहे हैं, तो मैं जो लगाता था मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो है ओलिव बोर्ड, दूसरा है टेक्स्ट बुक। क्योंकि इन दोनों मॉक में अगर आप देखेंगे तो कुछ सेक्शन टेक्स्ट बुक में इजी रहेगा, कोई सेक्शन ओलिव बोर्ड में कोई सेक्शन इजी रहेगा, और क्वेश्चन देने का तरीका भी अलग टाइप का रहता है। तो थोड़ा सा आपको ना तैयारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि यार पेपर एक तरीके का नहीं होगा। नहीं तो आप एक ही तरीके के पेपर देते रहोगे तो एग्ज़ाम्स में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी जो है ना मॉडरेट या इजी हो सकती है या हार्ड भी हो सकती है। कभी कभी प्री में हार्ड पेपर भी देखा गया है। तो बेसिकली मिनिमम आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 मॉक्स दे दो, ठीक है। और इससे अगला चीज़ हमारा क्या है, मॉक देने के बाद सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, परसेंटाइल। जो कि हमारा टारगेट होना चाहिए परसेंटाइल में 95 परसेंटाइल से प्लस में ही हमारा आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यार 99% ही आए, ठीक है, कभी कम भी आता है, मगर कोशिश करनी है कि 95 प्लस रहे। 95 प्लस है तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्री के मार्क्स जुड़ने हैं, हमें बस क्वालिफाई करना है प्री एग्ज़ाम्स में। तो मॉक कैसे अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले अगर हम बात करूं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाती है पज़ल, फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे आएंगे ब्लड रिलेशन से, कुछ आते हैं सिलॉजिज्म, कुछ इनइक्वालिटीज आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस प्री के पर्पस पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जब आप अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले सिलॉग को अटेम्प्ट करें, क्योंकि सिलॉग बहुत इजी रहता है और आसानी से अटेम्प्ट भी होता है। लगभग 5 क्वेश्चन तो इसके मिल ही जाते हैं, तो आप पहले इसको अटेम्प्ट करें। फिर इनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी भी बहुत इजी रहती है, आप इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन रहते हैं, इनको अटेम्प्ट कर लें। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हैं, इनको अटेम्प्ट कर लें, ठीक है।
ब्लड एंड रिलेशन में आप फंस सकते हैं अगर कि क्वेश्चन एक बार आप रीडिंग मान लें कि हाँ एक बार आपको लग रहा है कि एक बारी में हो जाएगा, तो आप इसको भी अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी अगर इजी है, अगर खाली सब्स्टिट्यूशन वाली है तो कर सकते हैं। अगर चाइनीज़ कोडिंग आ गई तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको बाद में प्रेफर करेंगे। इसके बाद आती है पजल। पजल बहुत मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि पजल में आपको बहुत रीडिंग करनी पड़ेगी। तो जब रीडिंग करनी पड़ती है तो इसमें कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अगर कहीं भी आपने कोई भी सेंटेंस मिस कर दिया, कोई वर्ड मिस कर दिया, नो, जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, बी के नीचे नहीं है, मतलब जैसे जो फ्लोर वाली पजल्स आती है ना, तो उसमें मतलब बी ए के नीचे नहीं बैठा है, मतलब नो है वहाँ पर, और आपने वो नो मिस कर दिया, तो पूरी की पूरी पजल आपकी ख़राब हो सकती है। तो इसमें कंसंट्रेशन बहुत आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है पजल में। तो अगर जैसे आप पहले से ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं इजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके चलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, तो आसानी से पजल भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर देखें, इससे आपको आसान होगा रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, ये तो हो गया रीजनिंग। रीजनिंग के बाद हमारा जो सेक्शन खुलेगा वो होगा क्वांट, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत रहती है। तो क्वांट का जो सेक्शन है, इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक मिलेंगे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। इसके जो क्वेश्चन है वो 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कितना इजी बना देता है मैथ्स को। तो ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, तो स्टार्टिंग में मिलते ही आपको ये करना है। दूसरा आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ भी आपको दो टाइप की होगी। इसमें एक होती है मिसिंग और एक होती है रॉन्ग नंबर। दो टाइप की। अगर ये रॉन्ग नंबर वाली है तो इसको तो आप लास्ट में ही अटैम्प्ट करें, और मिसिंग वाली है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, मतलब 5 में से 3 तो आप पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं जो इजीली मिल जा रहे हैं। ठीक है, इसके भी लगभग 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके भी आपको 7-8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 1 या 2 DI आई जाती है। और इजी में अगर देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबसे इजी है, इसको भी आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लें, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे इसके। फिर आता है डाटा सफिशिएंसी। कभी कभी ये प्री में नहीं पूछी जाएगी, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अर्थमेटिक सेक्शन, जो कि बहुत वास्ट है, मगर मैं इसमें इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक लिखा दे रहा हूँ जो मैंने करे थे, और ज़्यादा मैंने अर्थमेटिक में ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि DI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये प्री में भी मेजर रोल प्ले करती है और मेंस में भी बहुत बड़ा मेजर रोल करती है। अर्थमेटिक में आप ज़्यादा ध्यान लगाने लगेंगे तो फिर आपकी DI बहुत सफ़र कर जाएगी, तो आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। अर्थमेटिक में मेन जो टॉपिक हैं वो ज़रूर कर लेना है, जैसे कि मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले तो परसेंटेज, जो हर जगह दिख जाएगा आपको, परसेंटेज हो गया। दूसरा हो गया SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज, ये तो आपको करके ही जाने हैं, इनका और कोई तरीका नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये अर्थमेटिक के टॉपिक से DI भी बन जाती है। अभी आगे आपको मेंस के जो मॉक आप देंगे उसमें आपको मिलेंगे टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के, SI CI के भी DI बन जाती हैं। तो इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल्स में भी सेक्शन वाइज अर्थमेटिक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँ, और DI की भी आगे आने वाली वीडियोज़ में DI की भी मैं सीरीज़ चलाऊँगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें DI है, मगर जब आप अटैम्प्ट करें तो पहले सिंप्लीफिकेशन को अटैम्प्ट करें। नंबर सीरीज़ में देख लें, अगर मिसिंग है तो पहले अटैम्प्ट कर लें, रॉन्ग नंबर है तो सबसे लास्ट में करें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी सबसे पहले करें। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी को देख लें, अगर आपको ईजी लग रहा है इसको अटैम्प्ट कर लें, फिर DI में जाएँ, फिर लास्ट में अर्थमेटिक सेक्शन को आप अटैम्प्ट करिए।
उसमें भी आप सिलेक्ट कर लिए आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट किस में है। जैसे कि टाइम एंड वर्क में लोगों को थोड़ा कंफर्ट रहता है, इजीली कर लेते हैं, एवरेज में रहता है, ठीक है, रेसी प्रोपोर्शन में रहता है। एसआई सीआई में लोग ज़्यादा फंसते हैं। अगर एसआई का क्वेश्चन है तो इजीली पहले ही हो जाएगा, सीआई का है तो वो भी कर सकते हैं। सीआई को मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करा जाएगा इजीली। और टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। फिर जाके अर्थमेटिक आपको लास्ट में अटेम्प्ट करनी है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स है। डीआई में ये कि डीआई आप सोल्व करने जाएंगे तो 5 क्वेश्चन उससे अटैच रहते हैं, तो वो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, मगर अर्थमेटिक में एक ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांट का सेक्शन। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश का जो मेजर पोर्शन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। दूसरा क्लॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एंटोसाइनो। तो इसमें जो बैंक में जो इंग्लिश आती है वो रीडिंग बेस आती है, न कि ग्रामर बेस। तो आप ज़्यादा टाइम ग्रामर रूल को मगअप करने में ना लगाएं। कुछ ग्रामर के रूल हैं जो आपको आने चाहिए, वो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, कुछ ही हैं, बस उसको उसके नोट्स बना के आप एक बार रख दीजिए और बार बार ग्रामर के रूल्स में मत चाहिए। रीडिंग पे ध्यान दीजिए। रीडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है द हिंदू का जो एडिटोरियल पेज आता है, उसको रीडिंग लगाइए। उसको जब आप रीडिंग लगा दें और इसमें जो जो वर्ड हैं उसको हाईलाइट कर लो आप, उसको इसकी एक नोटबुक बना लो वोकैब की, और साथ ही साथ जब आप पूरा पढ़ लो एडिटोरियल तो उसको समराइज़ करो अपने दिमाग में, उसको समराइज़ करो कि क्या था इसमें, क्या मतलब किस टॉपिक पे था, क्या इसका टाइटल हो सकता है, ठीक है। थोड़ा एनालिसिस करो उसको समराइज़ करो कुछ कम वर्ड्स में, तो उससे क्या होगा कि आपको इजी होगा कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर को अटेम्प्ट करना। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये होता है, आपको एक बार रीडिंग मारनी है, समझना है क्या है, और उसके बाद क्वेश्चंस में जाना है। या दूसरे तरीके भी आप कर सकते हैं कि पहले आप क्वेश्चंस को देख लें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें। जब तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है डाटा वाला, जिसमें खूब डाटा दिया होता है। जिसमें डाटा दिया हुआ है तो आप सीधे क्वेश्चन पे जाना है, और जैसे ही जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को सर्च कर लोगे आप आराम से, तो उसमें ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर जिसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, थोड़ा इन्फ्रेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, सीधा सीधा नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें रीडिंग ही आपको देनी पड़ेगी एक बार अच्छे से। दूसरा आता है क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट भी रीडिंग बेस ही हो गया आपका। पैराजम्बल भी रीडिंग बेस हो गया। एरर डिटेक्शन एक ग्रामर बेस होता है, मगर बहुत कम ग्रामर बेस होता है, ज़्यादातर ये भी रीडिंग बेस ही होता है बैंकिंग में। एसएससी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ग्रामर बेस मिलेगा, मगर क्या कहते हैं बैंकिंग में आपको रीडिंग बेस ही मिलेगा। आप अगर एक बार रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस वाले सेक्शन में थोड़ा दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसमें थोड़ा सा ग्रामर का प्ले रहता है, मगर ज़्यादातर रीडिंग से ही ये काम कर जाएगा आपका। एंटोसाइनो, एंटोसाइनो ये है कि थोड़ा बहुत आपको वर्ड्स तो वही द हिंदू से आप पढ़ेंगे ही, और जो मॉक आप दे रहे हैं, मॉक में आपको न्यू वर्ड मिल रहा है तो उसकी भी आप कॉपी बनाओ, और द हिंदू से जो वर्ड मिल रहा है उसकी भी कॉपी बनाओ, तो यहाँ से एक वर्ड हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन इसके आते हैं, और ज़्यादातर तो आप पैराग्राफ पढ़ के उससे इन्फ्रेंस निकालोगे कि हाँ इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग है एग्ज़ाम, ठीक है। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपको करना है। अभी 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो कोशिश करनी है कि आप मॉर्निंग में एक मॉक दें, जिसे मॉर्निंग मॉक कह देते हैं, और एक उसको इवनिंग मॉक बोल देते हैं। 2 मॉक लगाने हैं आपको मिनिमम, ठीक है। तो जब आप मॉर्निंग मॉक लगा दें तो आप इसकी एनालिसिस करें सेक्शन वाइज, ठीक है। सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि किस सेक्शन में आपके मार्क्स कम जा रहे हैं और किस टॉपिक पे जा रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक होना आपको बहुत ज़रूरी है।
जो टॉपिक में आपको लग रहा है कि इसमें मेरा थोड़ा वीकनेस है, तो उस टॉपिक को आप लिख लीजिए, नोट करिए। जैसे मैथ्स में मान लो कि SI CI आपको नहीं आया, या DI में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और वैसे ही इंग्लिश में आपको मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, और रीजनिंग में पजल में दिक्कत हो रही है, तो उसको नोट कर लें और अलग अलग सेक्शन वाइज या बीच में मॉक दे सकते हैं दिन में, या अलग से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कहीं से क्वेश्चन लेके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। वीडियोस देखो यूट्यूब में, बहुत सारी पजल्स में अगर दिक्कत आ रही है, जो प्रीवियस ईयर में जो पजल्स आई हैं या मॉक में आपने लगाई है, वो पजल्स को बार बार ट्राई करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और शाम को एक मॉक लगाओ, उसमें चेक करो कि आपने जो दिन भर प्रैक्टिस करी कि उसका मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इससे आपका मान लीजिए सुबह दिक्कत मतलब कम परसेंटाइल आई और शाम को आप 95+ परसेंटाइल ले आते हो, तो आपका पूरा दिन का जो मेहनत है वो सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करते रहिए, और मैं आपको मिलूँगा सेकंड पार्ट में, मेंस की स्ट्रेटजी को लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून, और तैयारी को आप अच्छे से बढ़ चढ़ के करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।